सुधा और ब्रिजेश सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्रिजेश गांव भर में घूम घूम कर लोगों के घर काम करके अपनी रोजी रोटी चलाता था, जिससे उसकी आमदनी कुछ खास नहीं होती थी। लेकिन अब पिछले कई दिनों से ब्रिजेश को कभी कभार ही काम मिल पाता था, जिससे उनके घर पैसों की और भी तंगी होने लगी। ऐसे ही एक रोज सुधा ब्रिजेश से, सुनिए जी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और मेरे पास जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब आप कहीं से पैसे ले आइए ताकि हम थोड़ा राशन ला सके। तुम तो जानती हो ना सुधा, आजकल काम मिलना कितना मुश्किल हो गया है। कभी कभार ही काम मिल पाता है अब तो बस। आप परेशान क्यों होते हो जी? बस ऐसा सोचिए कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, देखना एक दिन वो सब ठीक कर देगा। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो सुधा। अच्छा, मैं कुछ काम ढूंढने के लिए जाता हूँ। ब्रिजेश बाहर जा ही रहा होता है कि तभी एक बड़ी सी कार उनके दरवाजे के सामने आकर रुकती है, जिसमें से एक औरत हाथ में साल भर का बच्चा लिए अपने पति के साथ कार से उतरती है। कार की आवाज से सुधा भी बाहर आ जाती है। सुधा देखती है तो सामने उसकी बड़ी बहन निहारिका खड़ी होती है। निहारिका दीदी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? नहीं सुधा, कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल मुन्ने की तबीयत पिछले 1 महीने से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन सबका एक ही कहना है कि वंश को कुछ दिन के लिए गांव के खुले वातावरण और ताजी हवा में रखना होगा, तभी ये पूरी तरह ठीक हो पाएगा। हाँ सुधा, और हमारे सभी रिश्तेदारों में एक तुम ही हो जो गांव में रहती हो, इसीलिए हमें सीधा तुम्हारा ख्याल आया। अगर हम कुछ दिन मुन्ने के साथ यहीं पर रहें तो तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? नहीं दीदी जीजा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अरे ये भी तो आपका ही घर है। हाँ भाई साहब, जब तक मुन्ना पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक आप हमारे साथ ही रहिए। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, सुधा और ब्रिजेश को हमारे आने से कोई परेशानी नहीं होगी। आप तो खामखा ही परेशान हो रहे थे। सुधा उन्हें घर के अंदर ले जाती है, फिर पड़ोस में से चीनी और थोड़ा दूध मांग कर लाती है और उनके लिए चाय बनाती है। फिर ब्रिजेश से गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर राशन लाने के लिए कहती है। ब्रिजेश ज्यादा ब्याज पर जमींदार से कुछ पैसे उधार ले आता है, फिर उनसे राशन ले आता है। सुधा सबके लिए खाना बनाती है, फिर अपनी दीदी और जीजा को पेट भर खाने के लिए देती है, जबकि खुद दोनों पति पत्नी आधा पेट ही खाते हैं ताकि राशन ज्यादा दिन तक चल सके। फिर आधी रात होते ही मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। ओफो निहारिका, क्या हुआ? मुन्ना इतना रो क्यों रहा है? लगता है इसे दूध पीना है। वो क्या है ना, इसे दूध पीकर सोने की आदत है। हाँ, बच्चों के लिए दूध तो बहुत जरूरी है। सुधा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। अरे इसमें सुधा की कोई गलती नहीं है, मुझे लगा था कि इसका पेट भर गया है। खैर सुधा, जरा मुन्ना के लिए दूध ले आना। लेकिन दूध तो घर में नहीं है दीदी, शाम को चाय बनाई थी उसी में खत्म हो गया था। कोई बात नहीं, मैं इसे लोरी गाकर ही सुला देती हूँ। नहीं नहीं, मुन्ना भूखा नहीं सोएगा, मैं अभी दुकान से लेकर आता हूँ। ब्रिजेश जल्दी से बाहर जाता है और दूध लाकर सुधा को देता है, जिसके बाद सुधा वो दूध गर्म करके मुन्ना को पीने को देती है। ऐसे ही एक रोज तेज बारिश हो रही होती है, जिसे देख आयुष कहता है, वाह, आज तो गर्मा गर्म चिकन बिरयानी खाने का जी कर रहा है। अभी मैं शहर में होता तो अपने कुक को कहता वो जल्दी से बना कर ले आता। जीजा जी, आप परेशान मत होइए, आपका कुक तो नहीं लेकिन ये साली है ना, मैं बना देती हूँ। सुधा रसोई में जाती है तो वहां तेल और मसाले नहीं होते। फिर वो ब्रिजेश से कहती है। ब्रिजेश जमींदार से कुछ पैसे और उधार ले आता है और जल्दी से चिकन और सामान लेकर घर आता है। फिर सुधा चिकन बिरयानी बनाकर सबको खाने के लिए देती है। 3 दिन बाद वो जमींदार उनके घर पहुंच जाता है। क्यों रे ब्रिजेश, पैसे लेने तो तू हर हफ्ते आ जाता है, लेकिन लौटाने के नाम पर तेरी शक्ल नहीं दिखती है? जमींदार साहब, मैंने कहा तो था आपको, आपके पैसे लौटा दूंगा, फिर यूं घर पर आए मेहमानों के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत है? अच्छा, अपने मेहमानों को कर्जे पे लिए हुए पैसों से जब तू खाना खिला रहा है, मुर्गियां खिला रहा है, तब तेरी इज्जत कम ना होती? चलो रे, इसका सामान उठाकर बाहर फेंको। तभी आयुष कहता है, ठहरो, कितने पैसे हैं तुम्हारे? 20,000। लो, ये लो 30,000, और आज के बाद यहां दिखने भी नहीं चाहिए, समझे? जमींदार पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर आयुष ब्रिजेश से कहता है,
ये क्या है सुधा ब्रजेश, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। हाँ सुधा, क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं? तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया और सारी परेशानी अकेले ही झेलती रही। दीदी जीजा जी, आप यहाँ 4 दिन के मेहमान थे। हम आपको यूं ही परेशान नहीं करना चाहते थे। दरअसल इनकी कोई नौकरी नहीं है, कभी कभार मजदूरी का काम मिलता है तो कभी नहीं, इसलिए हमें बुरे दिन काटने पड़ रहे हैं। लेकिन अब और नहीं सुधा ब्रजेश, मैं इस गांव में एक होटल खोलना चाहता हूं ताकि बाहर से टूरिस्ट आए और इस गांव की सुंदरता को पहचान सकें। और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे उस होटल में मैनेजर की नौकरी करो। महीने के 50,000 तनख्वाह दूंगा। बोलो मंजूर है? ये सुनकर सुधा और ब्रजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निहारिका ने सुधा को गले लगा लिया। कुछ ही महीनों में उस गांव में होटल बनकर तैयार हो गया, जहां दूर दूर से टूरिस्ट आने लगे और उनकी खूब कमाई होने लगी। अब ब्रजेश और सुधा ने भी अपना एक बड़ा पक्का घर बनवा लिया। अब उनकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो गए और वो खुशी खुशी रहने लगे।